जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 2 दिन से आप ये ख़बर सुन रहे होंगे कि स्विस लीक के बाद पनामा पेपर आया और अब पिंडोरा पेपर, ये पिंडोरा लीक आ गया है। उसमें कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की ऑफशोर कंपनीज निकली हैं, ये सब कुछ आपके इल्म में आ चुका है और हम इस व्लॉग के अंदर उसका जिक्र नहीं करेंगे। ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि ये ऑफशोर कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है, किन ममालिक में बनाई जाती है, कौन लोग अहल होते हैं जो इस कंपनी को बनाते हैं, अब कंपनी बनाने वाले को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं और जिस मुल्क में ये कंपनी लॉन्च की जाती है ऑफशोर कंपनी, उस मुल्क को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा अहम सवाल जो अब ये डिस्कस नहीं हो रहा, कहीं पर भी नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी नहीं हो रहा, कि हर कुछ अरसे के बाद स्विस लीक और फिर उसके बाद पनामा पेपर्स और अब कुछ ही यानी कि 5 साल 2016 के बाद अब 5 साल के बाद ये पिंडोरा पेपर्स आ गए हैं और इसका इस्तेमाल हुआ है ICJ, सहाफ़त की दुनिया में सबसे बड़ी तंजीम कहा जाता है। तो इस व्लॉग में हम वो बुनियादी सवालात के जवाब तलाश करेंगे जो आम तौर पर TV चैनल्स के मुज़ाकरों में या बहस में आपको नहीं सुनने को मिल रहे। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी मालूमाती होगा। बस एक ही गुजारिश है कि इस व्लॉग को मुकम्मल सुनिएगा ताकि आप ठीक तरीके से हर चीज़ को समझ सकें। इसके साथ ही YouTube चैनल जो मेरा है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया व्लॉग अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो बग़ैर किसी वक्त के ज़िया के आते हैं असल टॉपिक की जानिब। देखिए, ये आप फिर दोबारा से कहूँगा कि कौन कौन से सियासतदान हैं, नून लीग के कौन से हैं, पीपल्स पार्टी के कौन से हैं, PTI के कौन से रहनुमा हैं, ये सब आप जान चुके हैं। मुख्तलिफ अब तो व्लॉग्स भी बन चुके हैं उनके ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर तमाम के तमाम नाम आ चुके हैं। लेकिन असल इशू ये है कि ऑफशोर कंपनी बनाई क्यों जाती है। देखिए, ऑफशोर कंपनी बनाने का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ टैक्स चोरी करना ही नहीं होता, उसकी 2-3 और वजूहात भी हैं कि ये महज कहना कि जी टैक्स चोरी किया जाता है, ब्लैक का पैसा जो यानी कि वहाँ जमा किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसकी 2-3 और शाखें कह लीजिए या उनका जो लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स चोरी से नहीं है बल्कि और भी मफादात हैं उनके। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये ऑफशोर कंपनियाँ क्या हैं। देखिए, ऑफशोर कंपनियाँ समंदर पार किसी मुल्क के अंदर खोली जाने वाली कंपनियों को कहा जाता है। नीदरलैंड, आयरलैंड या पनामा जो खुद एक कंट्री है, उसके अंदर ये ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। बुनियादी तौर पे होता यह है कि आप दुनिया भर को छोड़ दीजिए, आप समझने के लिए पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ले लीजिए या जिनकी ऑफशोर कंपनीज आई हैं, ब्यूरोक्रेट्स हों, फौजी रिटायर्ड जनरल्स हों या पॉलिटिशियंस हों, तो करते क्या हैं वो अपनी जो आमदन होती है वो उसको पाकिस्तान से निकाल कर उस ऑफशोर कंपनी में ले जाते हैं और फिर वहाँ पर वो कंपनी, ऑफशोर कंपनी बाकायदा रजिस्टर की जाती है। उसका सबसे बुनियादी जो फ़ायदा ये है कि वो किसी भी मुल्क में जो ऑफशोर कंपनी बनाई जाती है वो 0% टैक्स उसके ऊपर होता है, यानी कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस कंपनी को, ऑफशोर कंपनी को। फिर दूसरा होता क्या फ़ायदा, आपने पनामा के अंदर एक ऑफशोर कंपनी बनाई और आपने इस्लामाबाद में उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिए, पाकिस्तान के अंदर काम करना शुरू कर दिया। यानी कि बंदा, यानी कि पॉलिटिशियन या जर्नल्स, रिटायर्ड या ब्यूरोक्रेट वो पाकिस्तानी होगा, उसकी कंपनी पनामा के अंदर मौजूद है, लेकिन वो काम दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में और अगर पाकिस्तान में करना चाहे तो वो खुद नहीं करेगा, बल्कि वो जो पनामा में रजिस्टर्ड कंपनी है वो पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेगी, अरबों खरबों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का, और बिजनेस करेगी। उसका फ़ायदा क्यों है, ये यूं चैनल घुमाकर क्यों किया जाता है? उसकी बुनियादी वजह ये कि किसी शख्स की लोकल कंपनी पाकिस्तानी कंपनी है तो और यहाँ पर काम करेगी तो उसको पाकिस्तान के कवानीन के तहत वो तमाम टैक्स अदा करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी भी कंपनी के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन पनामा एक ऐसा जो ऑफशोर कंपनीज एक ऐसा जाल है जिसके तहत अगर ऑफशोर कंपनी
किसी भी मुल्क में काम करेगी तो उसके ऊपर उस मुल्क यानी कि पाकिस्तान में काम करेगी तो पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होगा, बल्कि वो पनामा का कानून लागू होगा जिसमें 0% टैक्स होता है। इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक शख्स ने वहाँ कंपनी बनाई, उस कंपनी ने पाकिस्तान पे काम किया और यहाँ से जितना मुनाफा हुआ बग़ैर टैक्स की अदायगी के वो फिर दोबारा से वहाँ जो कंपनी है वो उसको वहाँ चला गया। अच्छा, उसमें होता क्या है, इस कंपनी में जो मालिकान होते हैं वो बुनियादी तौर पे ख़ुद को डायरेक्टर शो करते हैं, अपनी चंद लाख सालाना तनख्वाह ज़ाहिर करते हैं जो सैलरी होती है। अच्छा, ये सैलरी इंतहाई कम ज़ाहिर करते हैं और इसके बाद जो सहूलियात होती हैं, गाड़ी, घर, बच्चों की फ़ी, बच्चों के लिए गाड़ियाँ, लॉन्ड्रिंग, कपड़ों की धुलाई, बस ये वो जो मासियों का रखना, वो अपने एक कॉन्ट्रैक्ट में वो तमाम की तमाम कंपनी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं खुद ही बैठकर। उससे होता ये है कि वो खुद बज़ाहिर बहुत गरीब मालूम होते हैं सैलरी वाइज, लेकिन वो फहरिस्त एक तवील होती है जिसके अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें लिखी होती हैं जो सहूलतें इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि महीने के अंदर वो डायरेक्टर साहब अमली तौर के ऊपर अपनी सैलरी में से 1 रुपया खर्च नहीं करते, बाकी जितनी सहूलियात होती हैं पानी से लेके दूध तक वो तमाम की तमाम कंपनी से होता है। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि वो डायरेक्टर बहुत ही मामूली सैलरी का बंदा कहलाता है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि बुनियादी मकसद क्या है, टैक्स की चोरी। अच्छा, अब जो यहाँ पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ऑफशोर कंपनीज में टैक्स चोरी होता है और यहाँ जो लोग टैक्स की जो टैक्स इवेजन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, यहाँ बैंकिंग जरदारी साहब के ख़िलाफ़ केस है, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस है, हर दूसरे तीसरे पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ यहाँ केस है करप्शन का, तो वो भी तो टैक्सेस के केसेस हैं। वो टैक्स क्या है, देखिए 2 नौयतें हैं टैक्स की। एक आम तौर पे शब्बर जैदी साहब जो एक अकाउंटेंट चार्टर है और इमरान खान साहब के वफाकी वज़ीर, उन्होंने रख दिया उसको। वो कहा जाता है एक ज़माने में जितने बिजनेसमैन थे वो सबको ये बताते थे कि आओ टैक्स कैसे चोरी करना है। अकाउंटेंट का आपको पता है कि एक अकाउंटेंट चार्टर्ड का बुनियादी टारगेट यही होता है, बुनियादी मकसद ये होता है कि बड़े बड़े सनतकारों को वो चोर रास्ते बताए कि किस तरीके से आपने टैक्स चोरी करना है। लेकिन वो तमाम तर चोर रास्ते बताने के बावजूद वो फिर भी टैक्स के नेट में आना पड़ता है। मतलब 17, 20, 25% नहीं तो 5, 7, 10% उनको फिर भी पाकिस्तानी कवानीन के तहत वो टैक्स अदा करना पड़ता है। लेकिन ये जो ऑफशोर कंपनीज होती हैं इनमें एक्सक्लूसिवली आपको जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप 0% टैक्स होता है, आपको बिल्कुल टैक्स पे नहीं करना। फिर दूसरा ये कि आप वहाँ कंपनी आई यहाँ पर, यहाँ से उसने मुनाफा कमाया और यहाँ से मुनाफा कमा के ले गई, और यहाँ से जो मुनाफा कमा के ले गई बज़ाहिर वो बाहर बैठी हुई ऑफशोर कंपनी है, लेकिन बंदा आप ही के मुल्क का है, कोई पॉलिटिशियन है, साबिक जर्नल है, या कोई भी ब्यूरोक्रेट हो सकता है साबिक, या कोई भी सनतकार भी हो सकता है। इसके अंदर बड़े बड़े नाम इसके अंदर आए। तो बुनियादी तौर के ऊपर टैक्स चोरी ही का इसका बुनियादी मकसद है। अब आते हैं सबसे अहम टॉपिक की तरफ, वो ये है कि ये हर चंद सालों के बाद ये स्कैंडल्स जो है वो मंजरे आम पर क्यों आ रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म का सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, ना ये बहस हो रही है। देखिए, एक ज़माने में स्विस लीक्स आना शुरू हुआ कि स्विस अकाउंट्स में स्विट्ज़रलैंड के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर कहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे ममालिक जो कि तीसरे दर्जे के ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इस तरह के जो ममालिक हैं, उनके जो अमीरज़ादे हैं, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी स्विस बैंकों में जमा है। फिर उसके बाद अब पनामा पेपर आया 2016 में, अब फिर ये पिंडोरा बॉक्स आ गया। देखिए, ये एक आलमी सतह के ऊपर जो बैंकारी का सिस्टम है और जो इंटरनेशनली सतह के ऊपर आलमी बैंक्स का एक निज़ाम है, वो ये कि आप अपने ममालिक से पैसे को चोरी करके किसी भी तरीके से हमारे बैंकों में जमा करा दें, फिर उसके बाद हर कोई 5-10 साल के बाद कोई स्कैंडल लाया जाए और उस स्कैंडल में चंद एक के नाम जाहिर कर दिए जाए। जाहिर के पाकिस्तान के 700 लोगों के नाम जाहिर हुए हैं, चंद एक के नाम जाहिर किए जाएं
और उन चंद एक के नाम जाहिर करके वो सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद जिनके नाम जाहिर नहीं हुए वो क्लेम करने से ही इनकार कर देंगे जी उनका कोई कंपनी ऑफशोर कंपनी जो है मौजूद है या स्विस बैंकों में या आलमी जो बैंक्स हैं वहाँ कोई उन्होंने कोई रकम चुरा कर जमा कराई है। मतलब वो अपने मुल्क से जो चोरी की हुई रकम है वो आलमी बैंक्स में रखकर स्कैंडल की वजह से स्किप हो जाए। मतलब ये कि वो भूल जाएंगे यार अब बदनामी बहुत हो जाएगी, अगर पता चल गया है कि सबको पता चल रहा है तो मेरा भी पता चल जाएगा। तो मैं ये करता हूँ, मैं डिसोन कर देता हूँ, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं हर जगह लिख कर दे देता हूँ और वहाँ स्विस बैंक्स को भी लिख देता हूँ कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे फ़ायदा क्या है? इससे आलमी सतह पर बैंककारी जो निज़ाम चलाने वाली जो माफिया है उसको बग़ैर किसी मेहनत और कोशिश के वो अरबों खरबों डॉलर्स मिलते हैं जिसको कोई क्लेम करने नहीं आता, कोई क्लेम करने नहीं आता। मतलब एक ऐसा पॉलिटिशियन जो या ब्यूरोक्रेट जिसकी प्रॉपर्टी स्विस बैंक्स में थी, आलमी बैंक्स में थी, ऑफशोर कंपनीज में थी, उसने नहीं बताया किसी को, वो मर गया और उसने अपनी औलाद को भी डर के मारे नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ और स्टेट को भी नहीं बताया। उसके बाद क्या हुआ, उसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ वो बैंकों के हाथ में चली गई। बैंक भले से उसको किसी को नहीं दे रहा लेकिन उस पैसे की रूलिंग से इंटरनेशनली सतह के ऊपर आप ही को कर्जा देता है, आप ही के मुल्क को कर्जा देकर आपको मकरूज़ बनाता है और उस कर्जा देने के बाद आप ही से रकम निकालता है, यानी कि टैक्स लेता है आपसे, या सूद जिसे कहते हैं आप, सूद लेता है। वो सूद लेने के लिए वो आपके ममालिक के अंदर महंगाई करते हैं, महंगाई करने के बाद वो आपके ऊपर पॉलिसीज़ लेकर आते हैं कि ये भी कीजिए, हमारे अपने मुल्क के अंदर ये भी पेट्रोल इस तरह कीजिए, चीनी इतनी बढ़ाइए, दाल इतनी बढ़ाइए, फलां चीज़ ये कीजिए, सब्सिडीज़ कम करें आप। तो बुनियादी तौर पे ये है कि इंटरनेशनली सतह के ऊपर जो आलमी बैंकारी निज़ाम है जो कि इस्लाम ने सूद का आपको पता है ना हराम और अल्लाह से जंग करार दिया। क्यों करार दिया? कि जो बैंकारी निज़ाम है वो अफराद इस पूरे सिस्टम के तहत वो तमाम लोगों को जो बेनकाब होने वाले होते हैं वो डर के मारे अपने अरबों खरबों डॉलर उन बैंकों में छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वो बैंक वो सारी की सारी रकम जो है वो इस्तेमाल करता है। ये बुनियादी एक ऐसा खुफिया एजेंडा है जो आलमी सतह पर हो रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता कि भाई ICJ ठीक है सहाफ़ियों का बहुत बड़ा इदारा होगा, लेकिन कोई तो होगा इसके पीछे जो उनको कहता होगा, डॉक्यूमेंटेशन देता होगा, ऑफशोर कंपनीज की फाइलें देता होगा, कोई तो होगा। और कैसे मुमकिन है 114 और 115 ममालिक के जर्नलिस्टों को मिलाना, उनको कनेक्शन देना, उनको डॉक्यूमेंटेशन देना? ज़ाहिर है कहीं से तो आती होगी, वो लीक नहीं होती और वो पहुंच जाती है और वो सहाफ़ी जो है वो तहकीकात 2-2 साल करते हैं। तो हैरत है ना इस बात के अंदर, कोई सोचे तो सही कि महज ये एक ऐसे ही कि जी करप्शन बेनकाब करनी है। करप्शन तो बेनकाब करनी है, लेकिन उस करप्शन को बेनकाब करके असल में वो बैंकर्स जो आलमी सतह पर बैठे हुए हैं, वो जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी मईशत को, वो बग़ैर कुछ मेहनत किए, कोशिश किए अरबों खरबों डॉलर्स जो है वो करप्ट माफिया की जब्त कर लेते हैं, जो क्लेम नहीं करते कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। और वो पैसा किसका होता है? ये तीसरी दुनिया के जो ममालिक के जो अवाम हैं उनसे लूटी हुई रकम होती है। यानी कि आपसे और मेरा और आपसे जो टैक्स जो हम पर लगना चाहिए था फलाही कामों के ऊपर, सड़कों रोड के ऊपर, पानी के साफ मंसूबों के ऊपर, शहरी स्कूल्स कॉलेजेस तालीम मेडिकल के ऊपर, ये तमाम की तमाम रकम होती है। आपने देखा ना शर्जील मेमन का रेफरेंस है कि फैसल वावडा की शर्जील मेमन की ऑफशोर कंपनी है, फैसल वावडा की है, शौकत तरीन की कंपनी, ये सारी की सारी कंपनीज़ हैं। भाई आपको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? अगर आप पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में मौजूद हैं या अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं तो टैक्स अदा कीजिए, कंपनी चलाइए, दुनिया भर में कारोबार कीजिए, लेकिन असल मकसद वही है आलमी सतह, आलमी एजेंडे का। उम्मीद है इस व्लॉग में आपको ऑफशोर कंपनीज़ और हर साल आने वाले ये जो लीक्स हैं उसके पीछे साजिश क्या है वो समझने में मदद मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा,
नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई चीज़ और समझना चाहते हैं या मैं नहीं समझा पाया या मेरे कुछ चीज़ें रह गई हैं और तो आप सवाल कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर भी जवाब दूँ। ज़ाहिर है कि ये इतना तवील किस्म का टॉपिक है, उसको मैंने इंतहाई मुख्तसर करने की कोशिश की है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक लंबी वीडियो देखना बहुत सारे लोगों के लिए महाल होता है। तो अगर आप सवाल कर देंगे तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि अपना जो अगला व्लॉग है वो ऑफशोर कंपनीज़, ICJ और जो इंटरनेशनली बैंक जो माफिया है उनके रोल के ऊपर एक दोबारा से व्लॉग मुख्तलिफ़ किस्म का जो आपके सवाल होंगे उसके मुताबिक बनाऊँगा। आखिर में बस एक ही गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकूँगा आपके लिए। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।